अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले सच तो ये है कि इस वक्त मुल्क में एक बहरान है जो इसको इकोनॉमिक बहरान कहते हैं। मईशत हमारी गिर रही है और रात ही रात 22 रुपए 20 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया गया। तो अब जो मजमूई सूरत हाल है उसमें यही नज़र आ रहा है कि पेट्रोल जो है 300 भी क्रॉस करेगा, अब 272 रुपये से ज़ायद में ये मिलेगा और साथ साथ 17 रुपये और 20 पैसे डीजल में भी बढ़ गए हैं। लेकिन ये तो बड़ा बम था। जो और धमाके आज मुल्क में हुए हैं, एक इमरान खान साहब का हाई कोर्ट में तशरीफ़ लाना अपनी ज़मानत के लिए, उनको जब तक खुद नहीं आएंगे वो उनको ज़मानत नहीं दी जाएगी, तोसी नहीं दी जाएगी ज़मानत में। ये कल जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने ये फैसला दिया था और उसके बाद उनको आज सुबह तक के लिए समाअत मुलतवी की गई थी। सुबह में उनके जो वकील हैं जो कल अपने वकालतनामा के बगैर आ गए थे, आज वो एक फ़ेक सिग्नेचर के साथ आ गए हैं। या कम अज़ कम जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है कि वो जो सिग्नेचर है वकालतनामे पे और बाकी चीज़ों पे जो उनका है इमरान खान साहब का, वो सिमिलर नहीं है। तो ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने अब जो है इमरान खान साहब को 20 फरवरी 2 बजे आने का हुक्म दे दिया है। 20 फरवरी को इमरान खान साहब आएंगे या नहीं कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो आज हमने दूसरी तरफ देखा कि जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब जो कि 2 बेंच की सरबराही कर रहे थे और उसमें उन्होंने यही कहा कि अदालतों को कितनी देर तक बिठाएंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे। और कानून हमें मालूम है, क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब बार बार कह रहे थे कि देखें जी फ़र्द ना भी हाजिर हो तो उसको ज़मानत दी जा सकती है। अब ये दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, उस पर जस्टिस अली बाकर नकवी ने उनको कहा कि हमें कानून मत सिखाइए, हमें कानून मालूम है। फिर 2 बजे उनको बुलाया गया, इमरान खान साहब नहीं आए। फिर 6:30 बजे तक का टाइम दिया, इमरान खान साहब नहीं आए। उसके बाद सुना कि जी बनी गाला के अराउंड बड़ी हलचल मच रही है, अवाम को वहाँ से, कारकुनान को वहाँ से हटाया जा रहा है, सिक्योरिटी सख्त हो गई है, सिक्योरिटी नफरी पहुँच गई है और शायद इमरान खान साहब अदालत आ जाएँ। उसका जब ये जो लिखा जा रहा था ये कि हम खारिज कर रहे हैं ज़मानत को, जब उस असना में ये लिख रहे थे फैसला, तो उस वक्त भी इनके वकील ने कहा कि आप थोड़ी देर और दे दीजिए, शायद इमरान खान साहब आते। शायद वही लम्हा था जब इमरान खान साहब ने सोचा होगा कि मैं चला ही जाऊँ, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं और वो पहले तो जजेस रुक गए, उसके बाद उन्होंने फैसले को जारी कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को कोर्ट पे इतना यकीन है कि एक कोर्ट पे वो पिया नहीं होते, लेकिन हर दूसरे दिन वो कोर्ट जाने के लिए बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है सदर आरिफ अलवी साहब को और उनको कहा है कि बाजवा साहब की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अब वो सहाफ़ियों को बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से हुकूमतें गिराईं। 4 पॉइंट्स हैं, उसकी समरी फवाद चौधरी की ज़बानी सुनिए। आज इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उनके अपने एतराफ़ात, हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद एतराफ़ किया जावेद चौधरी साहब से और फिर आफ्ताब इकबाल साहब से गुफ्तगू में, और उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज इसलिए करनी पड़ी कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन टैप करवा रहा था, प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन टैप कर रहा था। उसके साथ उन्होंने कहा इनको मईशत जो है वो इनके साथ अच्छी नहीं चल रही थी। मईशत 9 महीने पहले कहाँ थी, और अब हम पूछें बाजवा साहब से कि अब कहाँ है, बताइए मईशत कैसी चला रहे हैं अब ये। इन एतराफ़ात के जी, इन एतराज़ात के ऊपर बुनियाद बनाकर उन पर तहकीकात का हुक्म जारी किया है, बल्कि इस्तदा की है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से। इमरान खान साहब ने मीटिंग्स होती हैं ज़मान पाक में, लेकिन जो इस्तदा होती है वो रिटन में लेटर्स के थ्रू जाती है। आज एक और बम, एक और धमाका आपको बताते हैं। एक और ऑडियो जी मंजर आम पर आ गई है, 3 किस्तों पर मबनी ये ऑडियो है। मोहम्मद खान साहब का जिक्र आया है। मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं जी, कहा जाता है कि बड़े करीबी साथी हैं, राइट हैंड मैन हैं परवेज़ इलाही साहब के। जब परवेज़ इलाही साहब CM पंजाब थे तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब वो स्पीकर थे तो वो उनके सेक्रेटरी असेंबली थे, और उसके बाद इनके ऊपर मुबैना तौर पर इन पर कोई छापे वापे मारे जा रहे थे, इनकी तलाश जारी थी। उसके बाद वो गायब हो गए हैं और वो कहाँ हैं और ये ऑडियोज़ कहाँ से लीक हो रही हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम सबको पता भी है। और साथ ही साथ उनके ऊपर कहा जाता है बड़े करप्शन के केसेस हैं, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है और बड़ा पैसा कमा के परवेज़ इलाही साहब को भी दिया है मुबैना तौर पर। तलाल चौधरी साहब खैर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक, वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। हो ही नहीं सकता इस मुल्क में इस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला ताहयात नाअहल हो और बेटी को तस्लीम ना करने वाला सादको अमीन हो। ये हो ही नहीं सकता। पूरा तोशा खाना खाने वाला इलेक्शन लड़ने के अहल हो और 2 शनाख्ती कार्ड या 8-10 हज़ार का बैंक अकाउंट जाहिर ना करने वाला नाअहल हो जाए।
ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। होने को क्या कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन ये होकर ही रहता है। अब इस मामले में आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, उसके सिकंदर राजा साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं तो आइन के मुताबिक बिल्कुल इंतखाबात करा दूंगा, लेकिन उसके लिए ना मुझे फ़ौज अपनी नफरी देने को तैयार है, ना जजेस मिलने को तैयार है, ना मुझे वजारत ख़जाना पैसा दे रही है, तो मैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात कैसे कराऊँ। तो खैर उन्होंने एक तहकीकाती रिपोर्ट मंगवा ली है कर, उन्होंने कहा डिटेल में लिख के दें आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आपको ज़रूरत है और क्या आपको नहीं दिया जा रहा। कल दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन अब हम आते हैं ज़रा अपने मामलात पर। रिजवान रज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी लाहौर से। बहुत शुक्रिया रज़ी साहब, आपने वक्त दिया। हमें शुएब शाहीन साहब भी ज्वाइन करेंगे और हम गुफ्तगू करेंगे और भी लोगों से। पहले आपसे शुरू कर लेते हैं रज़ी साहब, ये जोजा कौन है ये बता दें, और ये जो मोहम्मद खान भट्टी साहब के ऊपर परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक हुई है, इस पर आपकी क्या राय है। और इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट नहीं जाना था, वो तो खैर हमें पता था जाना नहीं है, उनकी रूहानी और कानूनी दोनों टीमों ने मना कर दिया था। लेकिन अब आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि आज एक ही कोर्ट में दो फैसले, और एक में रिलीफ और एक में कुछ नहीं। जी देखिए, बात यह है कि जो भी सूरत हाल है वो वाज़ेह हो गई है कि अदलिया ने कोई भी कदम पीछे हटने से इनकार कर दिया है। जहां तक ये ऑडियो का ताल्लुक है, देखिए जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ये फैसला दे चुके हैं कि ऐसी कोई ऑडियो या वीडियो जो कि फरीकैन की मर्जी के बगैर बनाई जाए और उनकी इतला के बगैर बनाई जाए, वो अदालत के अंदर एडमिसिबल एविडेंस नहीं हो सकती, यानी कि काबिल कबूल शहादत नहीं होगी। और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब उन्होंने ये फैसला दिया था। उसके बाद अदालत की नज़र के अंदर तो इस ऑडियो की समी फीते की या बसरी फीते की जो हैसियत है वो नल एंड वाइड हो जाती है। बाकी सोशल मीडिया के लिए और आपके और मेरे व्लॉग्स के लिए हो सकता है ये कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दे, ये उसकी लीगल हैसियत है। लेकिन अब आ जाइए अगर हम उस कंटेंट के ऊपर, तो वो डिजास्ट्रस, यानी कि हम उसको इतना वो गलीज है वो कंटेंट कि हम उसका तज़किरा भी नहीं कर सकते सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अंदर से जो कॉनोटेशन निकल रही, जो नताइज निकल रहे हैं या जो डेरिवेटिव्स निकल रहे हैं उसके अंदर से, भाई उन्होंने अदारों के वजूद के ऊपर शदीद किस्म के सवालिया निशान लगा दिए हैं। उसके जो कॉनोटेशन है, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, भाई उसने तो फंक्शंस के ऊपर, स्टेट के फंक्शंस के ऊपर अवाम का एतमाद बद से उड़ा दिया। और मैं बहुत परेशान हूं इसके ऊपर कि पाकिस्तान की रियासत का एक इतना अहम अदारा, चलिए उसकी रेटिंग जितनी मर्जी हो, 130th हो 139 में से, लेकिन फिर भी एक अदारा तो है ना यार। तो वो अदारा जो है वो हमारे सामने ऐसे पिघल रहा है। अदारे क्या क्या होते हैं? अदारे अपनी क्रेडिबिलिटी से होते हैं, अदारे अपनी एतबारियत से होते हैं। और अदलिया जिसके ऊपर 22 करोड़ लोगों का एतमाद होता है कि रियासत, माफिया, जखीरा अंदोज, ये सारे जब मुझे नोचेंगे तो एक अदारा ऐसा है जिसने मुझे रेस्क्यू करना है, और उसके ऊपर लोगों का एतबार होता है, एतमाद होता है। वो एतमाद आज ऐसे धूप में पड़ी मोम की तरह पिघलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा ही जिसे कहना चाहिए अलमनाक है। मैं उसके लिए लफ्ज अलमनाक का करूंगा। हमारा स्टेक तो ये है ना कि हम कभी अगर पकड़े गए FIA के हाथों तो अदालत से जाके छूट जाएंगे, लेकिन वो लोग जिसका बाप भी जज, जिसका दादा भी जज, जिसके आगे बेटे ने भी जज बनना है, और फिर उसने जज उसको उस वक्त इंडक्ट करवाना है कि वो चीफ बन के रिटायर हो, उनका आपसे और मेरे से ज्यादा स्टेक है। ठीक है, मैं एक मिनट आपको रोकती हूँ कि मैं अपने बाकी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करा दूं। शुएब शाहीन ने ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त निकाला हमारे लिए। नासिर हुसैन शाह साहब भी हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके पास आ जाती हूँ, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जरा फरमा दीजिएगा, क्योंकि अदलिया पर एतमाद की बात हो रही है, तो अदलिया पर एतमाद तो आपको भी अब है, कैसे एतमाद आपका बहाल हुआ था? क्योंकि भुट्टो साहब की फांसी तो एक स्याह दाग है अदलिया के ऊपर, लेकिन जाहिर है कि हम उससे बहुत आगे बढ़ गए थे। आज की ये जो नजर आ रही है मुबैना ऑडियोज, जो आज इमरान खान साहब से 2 दिन के लिए उनको बुलाया जा रहा है, जी आप आ जाइए, आप आ जाइए, वो नहीं आ रहे, चलें जी उनकी सेहत ठीक नहीं है। शुएब शाहीन साहब उनको अभी बताएंगे उनका रीजन क्या है, लेकिन आप अगर बता दीजिए कि आपका एतमाद अदलिया पे कैसे बहाल हुआ था, ताकि हमारा भी बहाल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, अदलिया पे एतमाद ज़ाहिर है एक हमारा इदारा है, मोतबर इदारा है, जिस पे एतबार तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ैसलों पर जो हमारी
आए हैं एतराज़ात या रिजर्वेशन तो रहती हैं, लेकिन अदलिया का एहतराम हमें मुकम्मल तौर पर है। हालांकि जब आपने ज़िक्र किया वो भी एक हकीकत है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था, जिसमें बाद में जो दीगर जस्टिस साहिबान थे उन्होंने माना भी, और वो एक तारीख़ का हिस्सा है जो हकीकत है। फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसे फ़ैसले आए हैं जिन पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमारा जो आइन है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई हम बहुत ज़्यादा कोई तनकीद करें इस इदारे पर। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज़ तो बोलने को बहुत कुछ है। और ये जो ऑडियो वीडियोस का जो एक सिलसिला चला है ये भी बहुत अजीब है, और हम लोग तो इसकी बिल्कुल भी इसको सही नहीं समझते कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, फोरेंसिक होनी चाहिए कि आया ये बिल्कुल सही है या किसी की किरदार कशी की जा रही है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई ये हकीकत है जिस तरह की ऑडियोज़ आ रही हैं तो उस पर भी बहुत सवालिया निशान आ जाता है इस तरह के इदारों पर और इस तरह की शख्सियात के ऊपर। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका वापस आती हूँ जी। शुएब शाहीन साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि ये जो मुबैना ऑडियो है, क्योंकि एक मुबैना ऑडियो के ऊपर शौकत तरीन साहब को भी आज इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उसके बाद ज़ाहिर है वो मुल्क में नहीं है, लेकिन अब वो मतलब ज़ाहिर है कि उनकी तहकीकात भी होंगी, वो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है इफ़ ही सीम्स टू बी बैक इन पाकिस्तान एट सम पॉइंट इन टाइम। लेकिन साथ ही साथ अब ये ऑडियोज़ भी आ गई हैं। फिर इमरान खान साहब का मामला आज लाहौर हाई कोर्ट में। सर ये क्या मामला और ये क्या हुआ, ये सिग्नेचर में क्यों डिफरेंस आ रहा है? और ये इमरान खान साहब की तबीयत इतनी नासाज है कि मतलब वो एक रेडियो पे इंटरव्यू भी बैठ के दे रहे हैं, लेट के तो नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है इतनी तो उनकी हालत ठीक होगी कि वो व्हील चेयर में आ सकते थे, नहीं? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है इमरान खान साहब का अदालत में पेश होना। अगर उनकी तबीयत ख़राब है, अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उनको कह दिया है कि वो विदाउट सपोर्ट खड़े नहीं हो सकते, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस एग्जेम्पशन को एक्सेप्ट किया है और 3 हफ्ते का उनका जो रेस्ट का ऑर्डर था और वो जो हीलिंग कंडीशंस में से गुजर रहे हैं, उसमें डॉक्टर ने लिखा है कि अगर इसमें बेहतियाती हुई तो ये 3 हफ्ते वाली हीलिंग का प्रोसेस ये 3 महीने तक लंबा हो जाएगा। तो नेचुरली वो एक हेल्थ कंडीशन की वजह से ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की, और कोर्ट चाहे तो उनको इसमें एग्जेम्पशन दे सकती है, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एग्जेम्पशन दी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कोई बात थी कि अगर वो नहीं पेश हुए तो यही तो उनका मसला था कि जी उनकी हेल्थ पोजीशन नहीं है और डॉक्टर आकर के बता रहा है। तो और जहां तक सिग्नेचर का ताल्लुक है, मेरे सिग्नेचर है, मैं उसको ओन करता हूं, तो कोई अथॉरिटी, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये आपका सिग्नेचर नहीं है। इफ आई अंडरटेक कि नहीं मेरे ये सिग्नेचर है तो दैट इज सफिशिएंट। इसमें मेरा ख्याल है कि अदालत ने मुनासिब था कि वो इन चीज़ों पे ना जाती और उनको प्रोटेक्टिव बेल देनी चाहिए थी। जैसे आपने देखा ये माजी करीब में इसहाक डार साहब आए, प्रोटेक्टिव बेल उनको मिली, उनकी अदम मौजूदगी में मिली, सलमान सफदर साहब को उनकी अदम मौजूदगी में मिली, नाजिम जोकियों को मिली, और कई इस तरह के मामलात में हमने देखा है नाजिम जोकियों के जो थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो इस तरह के मामलात में कई दफ़ा अदालतें ये देती हैं, और अगर किसी की हेल्थ कंडीशन ऐसी है और वो प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं और वो कोई ये नहीं कह रहे कि मुझे परमानेंटली बरी कर दिया जाए, वो कोई और बात नहीं कर रहे, वो उनका कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि जिसको अदालतें इस तरह सच सारा 2 दिन उनको चला कि जी आए पेश हूँ, जिस हालत में भी हूँ। देखिए, अदालतों को ये इसलिए अख्तियार दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो किसी भी किसी का हक है, अगर मेरिट की बात अगर है तो किसी का हक है तो उसको सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस नहीं होना चाहिए, उसको जेन्युइनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो सब्सटेंशियल जस्टिस को सामने मद्देनजर रख के होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, जहाँ तक ऑडियो लीक्स का ताल्लुक है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर जजेस की या चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की हुसोएवर में भी अगर सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड जो लाइन है अगर वो भी सिक्योर नहीं है तो फिर 2 ही इदारे हो सकते हैं ना, या हो सकती है हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, या हमारे मुल्क की एजेंसीज जिनके पास कैपेसिटी है, या फिर कोई ऐसे इदारे हैं जो हमारे हुकूमत के ज़ेरे ताबे हैं जो ये कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये होना नहीं चाहिए, ये वायलेशन ऑफ आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कह सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे
आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट इसमें अरशद मलिक वाले केस में मौजूद है, तो लिहाजा इनकी लीगल वैल्यू तो है कोई नहीं। ठीक है, शाहीन साहब मेरा एक सवाल ले लेंगे, मैं माजरत के साथ एक सवाल अगर आपको दे सकूं। सर ये फरमा दीजिएगा कि जो आपने प्रोटेक्टिव बेल की बात की, आपने जो नाम लिए, मैं इन सबसे आपके अग्री करती हूँ, लेकिन सर ये 10 दफा पेशियां पे एब्सेंट नहीं रहे ना, मतलब बेल ली, फिर केस लड़ा, 2 रिलीफ मिला या नहीं मिला या मेरिट पर हुआ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि प्रोटेक्टिव बेल मिलने के बाद दे अपीयर्ड समवेयर ना। ये तो इमरान खान साहब अगर 11 मौके पे और 10 दफा पेश ही नहीं हुए तो कहीं ना कहीं तो कोई बस होनी होती है, नहीं? देखें बात यह है कि अक्टूबर में उन्होंने बेल ली और नवंबर में 4 नवंबर को उनके ऊपर मर्डर स्टार्ट हो गया। एक शख्स चलने फिरने के काबिल नहीं है, क्या अदालतें आंखें बंद करके चलेंगी? क्या अदालतों ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को कंसीडर नहीं किया? बिल्कुल किया कल। अब देखें अदालतों ने भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई शख्स अगर चलने फिरने का काबिल नहीं है, अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट कहता है तो कोई अदालत स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट को नलीफाई नहीं कर सकती। अदालत के पास सिर्फ एक अख्तियार होता है, वो है कि उसको अगर कोई क्वेश्चन करे कि नहीं हमें इसके ऊपर शक है या ये फेक है, तो उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बन सकता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी स्पेशलिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट को कोई अदालत सब्स्टिट्यूट कर दे और उनकी फाइंडिंग्स को, अपनी फाइंडिंग्स उसके ऊपर दे दे। इसलिए कि अगर एक शख्स के ऊपर कातलाना हमला हुआ, एक शख्स को गोलियां लगी हैं, एक शख्स अंडर ट्रीटमेंट है, वो हीलिंग प्रोसेस में है, और डॉक्टर कहता है कि आपने ट्रैवलिंग नहीं करना, डॉक्टर कहता है कि आपने विदाउट सपोर्ट चलना फिरना नहीं है। सर ठीक है, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। शाहीन साहब एक सवाल और ले लीजिएगा, मैं क्योंकि आई जस्ट हैव टू हेड टू अ ब्रेक एंड देन आई वांट टू कम बैक, एंड मैं बाकी बात भी करना चाहती हूँ, लेकिन छोटा सा सवाल आपको मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ऑडियोज का मामला है, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि उनके पास भी ऑडियो है बाजवा साहब की, अलेजिडली कोई मुबैना तौर पर उनके पास भी ऑडियोज है, तो वो ऑडियोज किसने रिकॉर्ड करके उनको दिए हैं? वो क्या कोई ISI के फॉर्मर चीफ थे, पेशावर के कोर कमांडर थे, और अगर वो उनके पास हैं तो वो जायज है? देखिए पहली बात तो ये है कि ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने तो उनका खत सोशल मीडिया के जरिए पढ़ा है जो अलवी साहब को लिखा गया है। उसमें 2 बातें हैं, एक तो जावेद चौधरी साहब और एक आफ्ताब इकबाल साहब का रेफरेंस है जिन्होंने अपने ट्वीट में या अपने जो कॉलम है उसमें छापा है। अब बाजवा साहब के ऊपर जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई कि वो एक लाइन की डिनायल लिखते कि जो कुछ इसमें कहा गया है कि मैं उनकी सेहत से इनकारी हूं, ये एक लिख के प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। अगर उन्होंने नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि अगर कोई पब्लिश हो जाए कुछ चीजें और उसको फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोई शख्स जिससे रिलेटेड जारी कर दिया, जारी कर दिया और उसको रद्द भी कर दिया है, जारी कर भी दिया, रजी साहब जल्दी से जारी किया है जी, और वो रद्द भी कर दिया फिर पीटीआई ने। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई प्रेस रिलीज मैंने नहीं देखी। दूसरी बात है अगर उन्होंने रद्द कर दिया है प्रेस रिलीज में आया ही नहीं सर, देखिए जिस रास्ते से खबर आई थी उसी रास्ते से डिनायल आया। आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। चले वही कह रहा हूँ ना, बर्डन ऑफ प्रूफ पे चला जाएगा आफ्ताब इकबाल पे और जावेद चौधरी पे, वो ये कहें कि जो कुछ बाजवा साहब के बारे में हमने लिखा है ये गलत है या ये सही है, फिर कम से कम इस पे इंक्वायरी बनती है कि ये दुरुस्त कह रही है। चले ओके, मैं आती हूँ रजी साहब। उन्होंने कह दिया, हाँ रजी साहब ठीक है, आप इसमें जल्दी से जवाब दे तो मैं जाऊँ, आप बता दें इनको क्या क्या कहा है जी। मैंने कहा कि शोएब शाहीन साहब आगाह नहीं है या अप टू डेट नहीं है। उसी जावेद चौधरी ने व्लॉग अलग किया है और कॉलम अलग लिखा है कि जनाब वो जो बाजवा साहब से ये बात मंसूब हुई थी ये गलत है, तो वो बात डिनायल जिस सोर्स से खबर व्लॉग से पहले सर एक टीवी टॉक शो में भी डिनायल दे चुके हैं, वो कॉलम लिखने के बाद काफी डिनायल दे रहे हैं। जी वो काफी डिनायल दे रहे हैं। जी वो कह चुके हैं डिनायल है, वो ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं कहे, नहीं प्रेस रिलीज नहीं होती शोएब साहब, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्यादा पता है आपसे। चले ओके, वफा ले नासिर हुसैन शाह साहब बड़े महजूज हो रहे हैं, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब को जब भी कोई गुफ्तगू कराते हैं जरा इनको डिप्लोमेटिक जरा टेरिटरी में डालते हैं, थोड़ा सा इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब। रजी साहब मैं आपके पास आती हूँ ब्रेक के बाद। हम अब जिस तरह शाहीन शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, शोएब शाहीन साहब आपने गुफ्तगू सुनी, आप ये कह रहे थे कि एक रीबैटल तो आ गया है, उसको रीबैटल के ज़मरे में हम ले लेते हैं, पर ज़ाहिर है बाकायदा एक ऑफिशियल तो ज़ाहिर है क्वार्टर से नहीं आता मामला, लेकिन आपको क्या लगता है इस पर क्या तहकीकात हो सकती हैं, मजीद क्या कर सकते हैं अलवी साहब, और क्या वो SHO का रोल अदा करेंगे जो वजीराबाद का SHO था जिसने FIR भी नहीं दर्ज कराई, या वो अपना कोई एक्टिव रोल प्ले करेंगे? जी सर। देखिए
देखिए, प्रेसिडेंट साहब एक तजर्बा इस तरह का कर चुके हैं। उन्होंने साइफर के ऊपर अपना एक लेटर लगा के सुप्रीम कोर्ट को एक भेजा था, रेफरेंस या उसे आप जो भी कह दें। सुप्रीम कोर्ट ने वो उठा के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट के किसी भी इस तरह के रेफरेंस की अहमियत, शोएब शाहीन साहब माशाल्लाह मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लॉ को ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं आइन को। लेकिन जो मेरी छोटी सी एज ए कानून के तालिब इल्म, आइन के तालिब इल्म के तौर पर फहम है कि वो जो है वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर तब कोई इफेक्ट ला पाता है जब उसके पीछे गवर्नमेंट खड़ी हो, यानी कि कैबिनेट का प्लस प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हो। पहले वो डिसीजन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के वो बाहर फेंक दिया था कि जनाब ये ले जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं दरअसल आपसे जो माइक चाह रहा था वो इसलिए चाह रहा था, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, शाह साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, बीबी शहीद के कातिल बरी हुए और उनकी बरीयत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने दरखास्त डाली है। 5 साल के बाद वो दरखास्त गुज़िश्ता हफ्ते आके इसमें लगी है और आप कह रहे हैं कि जनाब हम अदलिया कहते हैं। शाह जी आप क्या हैं? मेरा मतलब है आप क्या लोग हैं? आप सर माफ करने वाले हैं। जी हुसैन शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब। यस, शोएब शाहीन साहब भी और हमारे रज़ी साहब भी मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। मैं हमेशा इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। पहले तो मेरा भी कर ले जी, हम शाह साहब मेरा भी कर ले। ठीक है, मैंने कहा सबका जिक्र करें, मेरा भी कर आप तो ठीक है, थैंक यू, सॉरी सर। आपका तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। मैं ये अर्ज कर रहा था जी सर कि देखिए, हम तो आइन की पासदारी करते हुए और इन इदारों की इज्जत करते हैं। ये बिल्कुल रज़ी साहब सही कह रहे हैं कि उनको छोड़ भी दिया गया और फिर वो अभी तक जो है उस पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो काफ़ी अरसे से उस पर केस डाला हुआ, बल्कि वो जो शहीद भुट्टो का जुडिशल मर्डर था उस पर भी गए हुए केस हमने किया हुआ है, उसकी भी कभी सुनवाई नहीं हुई। शोएब शाहीन साहब मेरे सीनियर हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि वो जिस प्रोटेक्टिव बेल की बात कर रहे थे उसमें से वही लोग हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए और उस अरसे के लिए कि वो एयरपोर्ट से उन अदालतों तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने वो बेल हासिल की थी। मोस्टली जो नाम गिनवाए हैं उसमें वही लोग हैं, अगर आप एक दो में भी ना हो। लेकिन खान साहब तो काफ़ी अरसे से पेश नहीं हो रहे और ये डॉक्टर साहिबान की जो बात है ये किसी जलसे में जाते हुए तो वो नहीं मानते, किसी और जगह कोई मीटिंग करनी हो उस वक्त तो इन डॉक्टर साहिबान की बात वो नहीं मानते। अदालतों में ही जाने के लिए उनको ये बात माननी पड़ती है। और फिर अब जैसे अदालत ने कह दिया है, वो बेल भी जिस तरह हाईकोर्ट ने भी की है और उधर से खैर से खान साहब ने भी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है, तो अब तो ना उनको मज़ीद बेल लेने की ज़रूरत है, ना ही हमारे शोएब शाहीन साहब को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही उनके वकला के पैनल को। अब तो इनको चाहिए कि बिस्मिल्लाह करें, जेल आएँ और इस तहरीक का आगाज़ करें। बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ कि जो हमारे जेल हैं, सिंध के जो जेल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं और हमने उनका नाम भी चेंज किया हुआ है, करेक्शनल सर्विसेज, करेक्शनल फैसिलिटीज़। तो हम यहाँ खिदमत भी करेंगे और इस्लाह करके भी उनको भेजेंगे। तो मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा था, बल्कि अब बिस्मिल्लाह करें। सर वो शेख रशीद साहब तो आज जमानत पर रिहा हो गए हैं। आपके जरदारी साहब को इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए, आज वो भी माशाल्लाह जमानत पर रिहा हो गए हैं। तो आप लोगों का तो मुझे लग रहा है किसी के खिलाफ भी कुछ करने का नहीं आपको छूट करता। आपकी आवाज, मैंने कहा इस आज तो शेख रशीद साहब जी, मेरी आवाज आ रही है शाह साहब? आपकी अब आ रही है, बीच में मैं सुन नहीं सका। आप क्या शाह साहब, मैं कह रही थी कि आज शेख रशीद साहब भी बरी हो गए हैं, अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है उनको। तो वो उन्होंने भी इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए जरदारी साहब पे। आप लोगों ने तो मेरे ख्याल है सबको माफ करने का ठेका उठाया हुआ है। अगर आप लोग अब बाजवा साहब को भी माफ कर चुके होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि अब अगर ये जाहिर है हुकूमत अगर नहीं कार्रवाई करना चाहेगी तो सदर साहब नहीं कर सकते। तो आप लोग भी यही गुफ्तगू करते थे कुछ रोज पहले तक। पहले तो निक्के के अब्बा हम सुनते थे, उसके ऊपर बैन लग गया, फिर नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम लिया तो फिर बैन लग गया। लेकिन अब ये तमाम तर आपको लगता है बैन की जरूरत ही नहीं है और बाजवा साहब इसी मुल्क में रहेंगे और इसी तरह से फ्री होल्ड होगा, उनको किसी भी सहाफी को कुछ भी बता दें, कुछ भी छपवा दें। जी
देखें, एक तो शेख रशीद जो हैं, अब वो अदालतों ने उनको ज़मानत दी है और ज़ाहिर है केसेस तो उन पर दाखिल हैं, और जिस तरह की वो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, हम तो कानून की पासदारी करते हुए FIR करा सकते थे, जिस पर भी बड़ा एतराज़ आया है। दूसरी बात, ये जो आप बाजवा साहब की बात कर रही हैं, ये तो देखें मकाफ़ात अमल है, और हम तो इन इदारों की, जो मुक़्तदर इदारे हैं, ज़ाहिर है इनका एहतराम करते हैं, और ये इदारे भी इनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। लेकिन ये इस तरह की जो है ना, अपना वो लेते रहते हैं, हमेशा ही कोई ना कोई एडवेंचर कह लें या किसी न किसी को प्लांट करते रहते हैं। तो ये जो इनका प्लांटेड ऑपरेशन कह लें या कोई भी एक बंदा कह लें, जिसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिशों से लाए और फिर वज़ीर आज़म भी बनाया, अब वो उनके गले पड़ गया। वो भी ये हकीकत है कि ये हमेशा इस तरह के तजुर्बे होते हैं, लेकिन इन इदारों के लिए सबसे अहम पाकिस्तान होता है। जब वो देखते हैं कि उनके कोई लाडला आके पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क कर रहा है, तो ज़ाहिर है उससे हाथ खींच लेते हैं। बाजवा साहब की दूसरी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ जो है, जिसको अभी खान साहब खुद भी कहते रहे हैं कि जी वो उन्होंने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया जब नो कॉन्फिडेंस थी, और उन्होंने क्या साथ नहीं दिया कि वो आइन से बालातर होकर उनको रोकते, उनको गिरफ्तार करते, और जिस तरह उनके इजलासों को डालेंगे बच्चा वही मांगेगा, जो चीज आदत डालेंगे बच्चा वही मांगेगा, और वो बच्चे को आदतें जो आदतें डल गई हैं, वो आदतें डालने वाले भी वही हैं। खान साहब को जी, हालांकि सियासी मुखालफतें हैं हमारी, मैं उनकी सेहत याबी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए हमेशा दुआ गो, आमीन, बिल्कुल। लेकिन एक चीज का क्रेडिट मैं देता हूं कि उन्होंने बोल दिया, खान साहब ने तौबा करा ली आगे इस तरह के किसी एडवेंचर से। मैं कई दफा कह चुका हूं कि आपको याद होगा, जो DGI ने, जो बड़े बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, नदीम अंजुम साहब, उन्होंने आके जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले भी 10-12 साल में जितने हमारे कमांडर हैं, फॉर्मेशन कमांडर जो हैं, उन्होंने कहा है अब हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। चले सर, वो भी देख लेते हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ए पॉलिटिकल रहेंगे। मेरे कत्ल के बाद तौबा जी, ओके ठीक है सर। जरा मैं शाहीन साहब ये फरमा दीजिएगा, इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है? क्योंकि सलाउद्दीन अहमद साहब हाल ही में हमारे शो पे थे, उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर इतने इल्जामात बाजवा साहब पर लग रहे हैं, उस वक्त तो हम भी डिमांड कर रहे थे कि फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते। आज उन्होंने खैर अलवी साहब को खत लिखा है कि तहकीकात शुरुआत की जाए, और सलाउद्दीन अहमद साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था सर, एंड आई नो यू हैव योर डिफरेंट पॉइंट, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ लाइक व्हाट ही सेड। और उन्होंने कहा इन्होंने स्पेस उनको इतनी दी है कि दे स्टेप्ड इन। क्रक्स उसकी ये थी कि जब आप ही उनको कहेंगे कि मेरे लिए जाके नंबर पूरे कर दें, अब मेरे बिल मंजूर कराने के लिए लोग ले आएं, अब मेरे इत्तेहादियों को मना लें, तो फिर वो जाहिर है कि दे विल ओवरस्टेप। तो आप इसको बाय करते हैं सर, विल दैट स्टैंड इन कोर्ट, या आपको लगता है तहकीकात के बाद ये मसला बन सकता है? और आर्टिकल 240 है या 44 है जो आज वो कह रहे थे, उसकी उन्होंने नफी की है। जी, खत्म है। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या सियासतदान अगर इस्तेमाल करना चाहे एक इदारे के सरबराह को, तो क्या वो अपनी ओथ की पामाली करेंगे? क्या आइन के तहत दिए हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स के खिलाफ हो जाएंगे? ठीक है। क्या जो ये तो जो सलाउद्दीन साहब फरमा रहे थे, वो तो 2018 के बाद के मामलात हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो 2016 से ऑनवर्ड की बातें उनको कर रहे हैं, उनको तो दोनों सेगमेंट्स ने अलर्ज किया है। और जो मौजूदा कॉलम है जावेद चौधरी साहब का और आफ्ताब इकबाल की जो बातें हैं, इसने उनकी बातों को, जो उनकी एज सच डिनायल बाय हिमसेल्फ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है इनकी बात आई होगी जावेद चौधरी साहब की, लेकिन जो डिनायल बाय बाजवा साहब आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब अगर इस बात पे कोई तहकीकात का मुतालबा कर रहा है, तहकीकात का मतलब ये नहीं है कि उनको जेल भेज दें, या तहकीकात का मतलब ये नहीं है जरूर उनको सजा दे दें। तहकीकात इसलिए होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए अगर कोई गलतियां माजी में हुई हैं, एटलीस्ट वो आगे मुस्तकबिल में ना दोहराई जाए। देखिए, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस की नहीं ऑडियो टेप हुई है या लीक हुई है, इस तरह की पिछले प्राइम मिनिस्टर की भी ऑडियो लीक हुई है, इस तरह चीफ मिनिस्टर की भी ऑडियो लीक। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि तहकीकात का मतलब जेल जाना या कोई अभी आर्टिकल 6 नहीं लग जाता, सिर्फ देख रहे हैं कि आगे इसको कर दें। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। रजी साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं सिर्फ चाहूंगी कि आप जरा क्विकली बता दें ये जोजा साहब कौन है और मोहम्मद खान साहब कहाँ है सर? देखिए, ये तो अब कोई इंक्वायरी कमेटी ही बताएगी, मैं भी साहब की तरह इजी खेलूंगा, लेकिन
ये शेख भाई ने जो कहा ना कि वो बताएं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मेरा ख्याल तहकीकात इमरान खान से शुरू होनी चाहिए। ही वॉज पार्टनर इन क्राइम, तो आधी स्टोरी वो सुना दे, आधी हम बाजवा साहब से सुन लेंगे और यूँ वो बात मुकम्मल हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। तो यही बात। रजी साहब, आपको वाकई जरूरत है ये तहकीकात कराने की, क्या हमें ऑलरेडी नहीं पता? नहीं, मेरा मतलब है कि तहकीकात की जरूरत क्या है। इमरान खान साहब ने तो खत लिखा है, वो अपनी स्टोरी लिख लें अपने हिस्से की, कि उन्होंने किस तरह उस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किया, किस तरह उन्होंने किस मौके पे इस्तेमाल किया, तो अपनी स्टोरी निकले। बाजवा साहब की स्टोरी जो है वो हम जावेद चौधरी की जुबानी सुन लेंगे और ये पिक्चर मुकम्मल हो। सर, जावेद चौधरी क्यों चूज किया आपने? आफ्ताब इकबाल भी है। नहीं, जावेद चौधरी साहब थोड़ा सा ना बेस्ट पे काम किया हुआ है। आई सी योर प्रेफरेंस। ओके, शाह साहब, आपका आखिरी पॉइंट चाहूंगी कि ये जो केस है शेख रशीद साहब पर, आप लोग इसको परसू करेंगे या विल यू लेट इट गो लाइक अदर्स? नहीं, बिल्कुल परसू करेंगे। देखिए, हमने तो परसुएशन की है तमाम केसों की, लेकिन हमें आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये आपने तो 2-3 केस बताए या रजी साहब ने जो पॉइंट आउट किए, हमारे तो बहुत सारे केस हैं। आज भी हमारा आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं वो उनकी जमानत नहीं हो रही उनकी। इसी तरह और बहुत सारे केसेस हैं और हम बिल्कुल परसू करेंगे। लेकिन अब एक बात तो सामने आ गई कि खान साहब ने जितने यू टर्न लिए और वो जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, फिर उस पर यू टर्न, अब वो आ गए हैं कि मेरी पूरी साजिश में मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। चले सर, वो तो मोहसिन नकवी साहब के बाद बाजवा साहब भी आ गए। मैं शोएब शाहीन साहब, जस्ट वन लास्ट वर्ड आपसे चाहूंगी कि आपको ये स्टैंड ऑफ नजर आ रहा है बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, या इसको हम ओवरकम कर पाएंगे? मेरा ख्याल है अभी इस वक्त तो नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से ये ऑडियो लीक्स हुई हैं और स्पेशली उस दिन के, क्योंकि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आज इस बेंच ने कहा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, और वो एक ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है टू मे बी जस्ट हॉल्ट द इलेक्शंस। ओके, बहुत शुक्रिया आपका शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब, आपका शुक्रिया हमेशा की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। हम वक्फा ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। 1.1 बिलियन डॉलर्स हमें IMF से चाहिए। उसके लिए हम 170 बिलियन रुपए का टैक्स की मद में रेवेन्यू लगा चुके हैं। टैक्सेस में इजाफा होगा। अब हम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा चुके हैं, डीजल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आटा महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ों की अशिया महंगी हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स में जो चीज़ें आती हैं वो भी महंगी हो गई हैं। ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद तारीख़ जो है वो अब लिखेगी कि इस मुल्क में किस किस इदारे ने क्या क्या रोल अदा किया, एंड इट्स नॉट इन अ वेरी गुड वे कि ये लिखा जाएगा। लेकिन तारीख़, कहा जाता है, ख़ुद को दोहराती है। क्या हम इसके मुतहम्मल हैं कि पहले एक इदारे के साथ स्टैंड ऑफ हो, फिर दूसरा इदारा उतना ही डेंजरस बन जाए? दीज आर डेंजरस टाइम्स। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुसीबत है वो महंगाई की है और वो अवाम पर है। ये जो अमीरों के नखरे होते हैं, या आर्टिकल 6 या तमाम तर मामला तहकीकात, ये सेकंड पोजीशन पर होने चाहिए। पहली प्रायोरिटी है इस वक्त अवाम को रिलीफ देना। होपफुली हमारी हुकूमत उसके लिए कोई काम करेगी। अब तक तो नज़र नहीं आ रहा, बट ऑफ कोर्स टुमारो इज़ अनदर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।